इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह हैं जहां अंधेरा इतना गहरा है कि आपको अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे। आपका शरीर पत्थरों के बीच ऐसे फंसा है कि आप एक इंच भी नहीं हिल सकते। आप सांस लेते हैं और हर सांस के साथ आपकी चेस्ट फूलती है और आप उन पत्थरों के बीच और जोरदार तरीके से फंस जाते हैं। लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौत आपका इंतजार कर रही है। ये कोई इमेजिनेशन या हॉरर फिल्म नहीं है। ये दर्दनाक स्टोरी है एक 20 साल के नौजवान की, जिसका नाम था नील मॉस, जो 1959 में एक ऐसी गुफा में उतरा जिसके बाद 22 मार्च 1959 8 केवर्स का एक ग्रुप तैयार होता है जो डिसाइड करते हैं कि वो इंग्लैंड के डर्बिशरी के अंदर पीक केवन केव को एक्सप्लोर करेंगे। इस केव एक्सप्लोर करने वाले ग्रुप में से एक थे ऑस्कर नील मॉस, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे। नील मॉस को नई नई केव एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद था, जिस वजह से वो अपने कॉलेज के अंदर BCA यानी ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन क्लब को ज्वाइन करते हैं। इस क्लब के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन सभी का एक ही टारगेट रहता था कि वो नई नई केव को एक्सप्लोर करेंगे। वो पहले भी कई केव एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्हें एक नई केव शाफ्ट के बारे में पता चलता है। असल में नील मॉस के ग्रुप के अंदर जो बाकी 4 मेंबर्स थे वो पहले भी इस केव तक आ चुके थे और वो इस केव के स्टेलग्माइट चैम्बर में गए थे, जो कि इसका आखिरी चैम्बर है। लेकिन जब वो इस स्टेलग्माइट चैम्बर तक पहुंचे थे तो उन्हें वहां पे केव शाफ्ट दिखी थी, जिसे पहले किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो वापस आकर जब वो ये बात अपने ग्रुप के अंदर बताते हैं तो नील मॉस इस बात को सुन के काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उन सभी से कहते हैं कि वो इस चैम्बर तक जाएंगे और उसे एक्सप्लोर भी करेंगे। खैर, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 1000 फीट ट्रेवल करना पड़ता। सबसे पहले उन्हें मक्की डक सेक्शन को पार करना पड़ेगा, जहाँ अक्सर बारिश का पानी जमा मिलता था। इसके बाद आता है बोल्डर पैसेज, जो उतना मुश्किल रास्ता तो नहीं है। फिर लगभग 150 मीटर ट्रेवल करने के बाद ऊपर गैलरी आती है, जहाँ क्लाइंब करके ऊपर चढ़ना होता है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर आपको रेंगते हुए रास्ता पार करना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते टफ रास्ता आता है जिसे आई होल कहा जाता है, और ये इतना पतला है कि यहाँ पे आपकी बॉडी ही बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। और अगर कोई हिम्मत वाला इंसान इस जगह को पार कर भी लेता है, उसके बाद आती है कीचड़, या कहें तो कीचड़ का एक पूल, जिसको पार करने के बाद आता है स्टेलग्माइट चैम्बर, जो दिखने में काफी खूबसूरत और काफी बड़ा चैम्बर था। वो 8 लोग रस्सियां, लैंप्स, हेलमेट और अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर उस केव की तरफ चल पड़ते हैं। वो केव में जाते वक्त खुशी से चिल्ला रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस केव शाफ्ट में जाने के लिए वो कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सभी मुश्किलों का सामना करते हैं, कभी पानी में डुबकी मारते हैं तो कभी पतली टनल से निकलते हैं, कभी कीचड़ में तो कभी नुकीले पत्थर से बॉडी में स्क्रैच खाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एंड में वो उस स्टेलग्माइट चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। ये हिस्सा काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खूबसूरत था। उन्हें इस गुफा में कैल्शियम कार्बोनेट या कहें तो कैल्साइट दिखाई देती है। इस बीच नील मॉस काफी एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि उन्हें इस चैम्बर के अंदर उस अननोन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना था। नील मॉस के अलावा पहले भी उनके ग्रुप मेंबर इस चैम्बर तक आ चुके थे, लेकिन वो इस शाफ्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पतली थी और साथ ही उनके मन में थोड़ा सा डर भी था। लेकिन नील मॉस इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो 20 साल के एक लंबे लड़के थे जिनके मन में ये था कि उनको केव एक्सप्लोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। खैर, ऐसा उनके मन में था। और पता है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इस केव को एक्सप्लोर कर देंगे तो उनका नाम इतिहास रच देगा। उनका ग्रुप एक एस्टिमेट लगाता है कि ये शाफ्ट अप्रोक्सीमेटली 40 फीट गहरी होगी, लेकिन फिर भी वो एक 75 फीट लंबी सीढ़ी उसके अंदर डालते हैं। अगर उनकी एस्टिमेट गलत भी हो तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ये गुफा ऊपर की तरफ से 3.2 फीट लंबी और 2.3 फीट चौड़ी थी। नील मॉस दोपहर के 3:30 बजे उस शाफ्ट में नीचे की तरफ उतरते हैं और नीचे जाते जाते सीढ़ी को पैर से नीचे की तरफ ढकेलते जा रहे थे और नीचे की ओर बढ़ते जा रहे थे। 12 फीट उतरने के बाद उनके सामने पहला चैलेंज आता है। यहाँ से नीचे जाने के लिए उन्हें कॉर्क स्क्रू रास्ता पार करना पड़ता। वो कोशिश करते करते उस 10 फीट लंबे रास्ते को पार कर लेते हैं। वो फिर से उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, नीचे की तरफ जाते रहते हैं और सीढ़ी को पैर से ढकेलते रहते हैं।
क्योंकि उनके अलावा अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाया था। और नीचे जाने के लिए यही बात उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही थी और वो जोश जोश में नीचे की तरफ चल भी पड़ते हैं। नीचे जाते जाते उनके रास्ते में एक काफी बड़ी चट्टान आती है। वो सोचते हैं कि इस चट्टान पर पैर मार के वो अपने नीचे की तरफ रास्ता बना लेंगे और कुछ ऐसा होता भी है, क्योंकि थोड़ी सी चट्टान वहां से हट भी जाती है। लेकिन फिर दिक्कत ये आती है कि उस चट्टान में उनकी सीढ़ी फंस जाती है। वो कोशिश करते हैं कि उस चट्टान पर लात मारकर वो अपनी सीढ़ी वहां से खींच लें, लेकिन उनका ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं आता, बल्कि ऐसा करते करते वो और भी ज्यादा थकते जा रहे थे। वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद वो दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें रिजल्ट हर बार सेम ही मिल रहा था। अब वो थकते जा रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो इसे यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे। लेकिन अब उनकी इस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी, या कहें तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। वो जगह सिर्फ 18 इंच चौड़ी थी जहां उन्हें अपनी सीढ़ी के साथ ऊपर आना था। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस जगह से निकल जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो एक सैंडविच की तरह उस गुफा के अंदर फंस चुके थे, लेकिन फिर भी नील मॉस घबराते नहीं हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। नील मॉस समझ गए थे कि अगर वो ऐसी कोशिश करते रहे तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो तुरंत अपने बाहर खड़े मेंबर्स को आवाज मारते हैं और कहते हैं सीढ़ी को ऊपर खींचो, मैं फंस चुका हूँ। बाहर खड़े मेंबर्स बिना देरी करे हुए सीढ़ी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। इस बीच अच्छी बात यह रहती है कि वो कुछ इंच ऊपर की तरफ खिंच भी पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सीढ़ी क्रॉक स्क्रू के अंदर फंस जाती है। बाहर खड़े मेंबर्स और नए तरीके भी लगाते हैं और उस गुफा के अंदर रस्सी को डालते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रही थी? उस गुफा के अंदर जैसे ही नील मॉस उस रस्सी को पकड़ते हैं, वो उनके हाथ से फिसल रही थी और उस गुफा के अंदर वो उस तरीके से फंस चुके थे कि अगर रस्सी को पकड़ के वो बाहर खींचते तो वो रस्सी टूट रही थी। उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वहां का एरिया काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा था और नील मॉस का सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा था। उनके बाहर खड़े साथी समझ गए थे कि अगर इस वक्त प्रोफेशनल को नहीं बुलाया गया तो ज्यादा देर हो जाएगी। वो केव से बाहर जाकर प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। बीबीसी रेडियो में नील मॉस की हेल्प के लिए गुहार लगाती है और उस बीच अच्छी बात यह रहती है कि बीबीसी के रेडियो में कहने की वजह से काफी लोग इकट्ठा हो गए थे सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। उस गुफा के पास रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, नेशनल कोल बोर्ड, पुलिस और कुछ केविंग ग्रुप भी वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही उस गुफा के पास नील मॉस के फादर के साथ साथ इरिक मॉस भी पहुंच जाते हैं। शुरुआत में ये सभी मिलकर एक रेस्क्यू टीम तैयार करते हैं जो नील मॉस तक जाएगी और उसकी सिचुएशन देखकर उसकी हेल्प करेगी। रेस्क्यू मेंबर्स वहां तक जाते भी हैं, लेकिन वो जगह काफी पोल्यूटेड होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पे काफी जहरीली हवा हो, जिस वजह से जो भी रेस्क्यूअर अंदर जाता वो जल्दी ही वापस बाहर आ जाता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 3 लोग जब वहां पर गए थे तो उनकी तो हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना होश ही नहीं रहा था। इस बीच अच्छी बात ये रही थी कि उन सभी लोगों में एक थे रॉन पीटर, जो नील मॉस तक पहुंच जाते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। वो नील मॉस की चेस्ट पर रस्सी बांध देते हैं और फिर बाहर आकर उस रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन इससे दिक्कत ये हो रही थी कि रस्सी उनकी चेस्ट पर बंधी हुई थी, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी। इससे वो समझ गए थे कि अगर वो इसी तरीके से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी ही उन्हें खो देंगे। रेस्क्यूअर्स तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते हैं और रेस्क्यू को थोड़ी देर होल्ड करते हैं। रात के 12:30 बज गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी उस शाफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वो लोग टाइम न गवाते हुए तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को उस शाफ्ट के अंदर छोड़ देते हैं। ये करने से नील मॉस को काफी राहत मिलती है। फिर कई अलग अलग रेस्क्यूअर्स कोशिश करते हैं कि वो उन्हें वहां से निकाल लें। रस्सी को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो अंदर इस तरीके से फंस चुके थे कि बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। अगर कोई अंदर जाकर नील मॉस की डायरेक्ट हेल्प करने की कोशिश भी करते तो वो अंदर काफी पोल्यूटेड एयर होने की वजह से जल्दी ही बाहर आ जा रहे थे, क्योंकि अंदर का एरिया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से काफी ज्यादा जहरीला हो रहा था और वो नील मॉस पर सही से फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। ये एक चमत्कार ही था कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी नील मॉस अभी तक जिंदा थे। फिलहाल नील मॉस को वहां से निकालने के लिए ऐसे इंसान की जरूरत थी जो साइज में छोटा हो और उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो वहां तक जा सके।
आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस वक्त एक 18 साल की लड़की जून बेले इस शाफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करती है। वो लड़की साइज में छोटी भी थी और साथ में नील मॉस की मदद करने के लिए तैयार थी। वो नील मॉस तक उनकी मदद करने पहुंचती है, लेकिन वहां के टॉक्सिक और पोल्यूटेड एयर की वजह से उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकाल लिया जाता है। सभी लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं कि कैसे न कैसे करके नील मॉस को वहां से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उस गुफा के अंदर एक जहरीला माहौल क्रिएट हो रहा था। एक तो उनके पास वैसे ही काफी कम टाइम था और दिक्कत तब बढ़ जाती है जब गुफा के बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती है और केव के अंदर पानी भरने लगता है। वो सभी लोग उस गुफा के बाहर निकल जाते हैं और बारिश रुकने तक का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि कुछ टाइम बाद वो बारिश रुक जाती है और वो सभी दोबारा से वापस आ जाते हैं। रात के 3 बज चुके थे। वो सभी उस शाफ्ट के बाहर आकर नील मॉस को आवाज मारते हैं, लेकिन इस बार गुफा से कुछ भी आवाज नहीं आती। वो नील मॉस को चेक करवाने के लिए डॉक्टर को भेजते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद वहां से वापस आते हैं और बताते हैं कि नील मॉस की डेथ हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 24 मार्च की रात 3 बजे उनकी डेथ हो गई थी। नील मॉस के फादर एरिक मॉस ये सुनकर बहुत रोते हैं। वो अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सके और पूरे टाइम एंट्रेंस पर इंतजार करते रहे कि शायद उनका बेटा अब बाहर आ जाएगा। रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है कि वो रेस्क्यू को कंटिन्यू करेंगे और नील मॉस की बॉडी को वहां से निकालेंगे ताकि उनकी फैमिली उन्हें आखिरी बार देख सके। लेकिन एरिक मॉस, नील मॉस के फादर ही ये करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस रेस्क्यू मिशन को यहीं छोड़ दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को वहां से निकालने के लिए किसी और की जान चली जाए। वो कहते हैं कि इस शाफ्ट को उनके बेटे की कब्र के तौर पर रहने दें। बाद में इस स्टैलग्माइट चैम्बर के नाम को बदल के मॉस चैम्बर रख दिया गया। आज भी कई केवर्स उस चैम्बर तक जाते हैं और वहां चट्टान पर पत्थर से लिखा हुआ नील मॉस के नाम को देखते हैं। कई साल बाद इस इंसिडेंट के ऊपर मूवीज बनाई गई और किताबें भी लिखी गईं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।